हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट 2026 के अकॉर्डिंग आज की वीडियो शूट कर रहा हूं। और आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के वीडियो के 30 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं और कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जिनको आपके एग्जाम के आगामी एग्जाम में आने की काफी संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। याद रखेंगे कि जो आपका गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। याद रखेंगे जो गोल्डन फाइबर होता है हम किसको बोलेंगे। यहाँ पे जूट को बोलेंगे कि गाजर को बोलेंगे कि यहाँ पे सूती को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं कि आपका हम कपास को जानते हैं। किस चीज को जानते हैं यही आपको बताना है और यही आपको देखना है। तो याद रखेंगे प्रत्येक चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप कवर करिएगा और आज की वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिएगा गोल्डन फाइबर याद रखेंगे जो जूट का बनता है। किसका दोस्तों? याद रखेंगे जूट को ही हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। याद रखेंगे और जो जूट होता है इसका सुनहरा रंग और विशेष क्वालिटी होने के कारण इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और आपको एक बात और बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर इससे प्रश्न बने कि जो गोल्डन फाइबर होता है या जूट होता है इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होता है ना, याद रखेंगे इसका प्रयोग हम लोग रस्सी बनाने में, क्या बनाने में दोस्तों? रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में और याद रखेंगे कालीन आदि बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किस चीज का? तो जूट का। और जूट को ही हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोगों ने कवर कर लिया, ये प्रश्न का आंसर आपके सामने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा एक कपास शब्द आ गया है और मुझे याद आ गया कि देखिएगा कपास से भी प्रश्न आपका बना है। एक मिट्टी से प्रश्न बनता था कि जो याद रखेंगे जो कपास होता है वो कपास किस मिट्टी के लिए परफेक्ट माना जाता है या किस मिट्टी में कपास उत्पादन की क्षमता ज्यादा होती है या किस मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है, ऐसा प्रश्न बनता था। तो याद रखेंगे काली मिट्टी में। किस मिट्टी में दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रश्न आपसे पूछे तो याद रखेंगे काफी चर्चाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि काली मिट्टी में कपास उत्पादन किया जाता है। और जो कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, अगर प्रश्न ऐसे पूछे तो याद रखेंगे, तुरंत याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कपास उत्पादन जो होता है दोस्तों वह गुजरात राज्य के तटवर्ती, याद रखेंगे तलहटी क्षेत्रों में होता है। इसको आप लोगों को याद रखेंगे, काली मिट्टी में कपास उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो का सेकंड नंबर प्रश्न हम देखेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने है। सेकंड नंबर प्रश्न हमें ये कह रहा है कि गुलाबी नगरी, यहाँ पे सूर्य नगरी और तथा यहाँ पे झीलों की नगरी के नाम से क्रमशः प्रसिद्ध है। याद रखेंगे गुलाबी नगरी हम किसे कहेंगे, सूर्य नगरी हम किसे कहते हैं और झीलों की नगरी किसे कहते हैं, यही आपको बताना होगा। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, इसको इधर करते हैं, ऑप्शन आपको साफ दिखे और आप लोग ऑप्शन को देखकर आंसर का पता लगा सकें। यहाँ पे देखिएगा गुलाबी नगरी हम किसको बोलते हैं, तो गुलाबी नगरी याद रखेंगे गुलाबी नगरी हम लोग जयपुर को बोलते हैं। याद रखेंगे और क्यों बोलते हैं मैं आपको लगे हाथ ये भी बताऊंगा, क्योंकि जो जयपुर में भवन होते हैं, भवन अर्थात घर होते हैं, याद रखेंगे जो घर होते हैं इनके घर का जो कलर होता है ना, याद रखेंगे कलर का जो घर का कलर या रंग होता है वह किस कलर का होता है, गुलाबी होता है। तो याद रखेंगे इसी कारण इसको हम लोग गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको दोस्तों? तो याद रखेंगे जयपुर को। अगला देखते हैं सूर्य नगरी किसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो सूर्य नगरी है ना, याद रखेंगे यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे जो ये सूर्य नगरी है, सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, तो सूर्य नगरी हम लोग जोधपुर को बोलते हैं। याद रखेंगे जोधपुर को बोलते हैं और जोधपुर को ही ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो याद रखिएगा ब्लू सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह चीजों को ध्यान रखेगा। और झीलों की नगरी किसे बोलते हैं, तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर को बोलते हैं। किसको? तो उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं तीनों आपके क्रमशः मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग को याद रखिएगा। लगे हाथ आपको मैं यही पे बता रहा हूं कि अगर नगरी की ही बात आ गई तो याद रखेंगे
इत्र याद रखेंगे, इत्र के लिए प्रसिद्ध, याद रखेंगे इत्र नगरी किसे बोलते हैं ये आपको बताना होगा। तो याद रखेंगे इत्र का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह कन्नौज जिले में, यूपी के कन्नौज जिले को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इत्र जिला के नाम से प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? तो यूपी का कन्नौज जिला। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगे हाथ में आपको एक बात और बता दूं, लेदर सिटी, याद रखेंगे आपसे मैं एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे लेदर सिटी के नाम से किसे जानते हैं, या चमड़ा उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान कौन रखता है, कौन से शहर चमड़ा उत्पादन में अपने पहली स्थान रखता है, तो याद रखेंगे चमड़ा उत्पादन में या लेदर सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं कानपुर को। किसको दोस्तों? तो याद रखेंगे कानपुर को जानते हैं। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए ना कि चमड़ा का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है, अगर विश्व स्तर पर चमड़ा का उत्पादन मैं पूछूं कि विश्व स्तर पर चमड़ा का उत्पादन कौन करता है, विश्व में सबसे ज्यादा चमड़ा का उत्पादन, तो तुरंत आप लोग कहिएगा दोस्तों चीन करता है। कौन दोस्तों? चीन करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। तो याद रखेंगे तत्व की बात किया है, एलिमेंट की बात किया है, और ये बात किया स्थल मंडल की, मतलब कि हमारे स्थल मंडल मतलब भूर परपट्टी पे, याद रखेंगे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, यही आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन। कौन दोस्तों? ऑक्सीजन। इसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे 46.6% इसकी मात्रा पाई जाती है। भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। चलिए आपको एक बात और बता दूं, यहां से प्रश्न बन सकता है सेकंड नंबर पर क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। ये आपके भूप्रपट्टी के तत्व हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, और सेकंड नंबर के स्थान पे पाया जाता है सिलिकॉन। लेकिन मैं आपको लगे हाथ जब तत्व की ही बात पूछ दिया तो यहाँ पे मैं आपको कहूं कि दोस्तों याद रखेगा आप लोग स्थल मंडल यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि वायुमंडल में गैसों का वितरण क्या है। याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके कई कई बार बने हुए हैं, और एक दो नहीं, आप प्रीवियस ईयर पढ़ के देखिएगा, लगभग 5-6 बार आपके प्रश्न बन चुके हैं कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वह वायुमंडल में कौन सा गैस कितना कितना परसेंट पाया जाता है, इससे कई बार प्रश्न बने हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की। किस चीज की दोस्तों? तो याद रखेंगे आप लोग हमको बताइएगा जो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? तो 78%। कितनी दोस्तों? 78%। इसकी करेक्ट मान की बात करें तो दोस्तों 78 याद रखेंगे 08% इसका करेक्ट मान होता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा और जरूर से जरूर इस सभी चीजों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है आपका ऑक्सीजन। क्या आता है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%, या इसकी करेक्ट मान हम करें तो वैल्यू इसकी करेक्ट होती है 20.95%। ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको रखिएगा। और चलिए एक नंबर ये हुआ, याद रखेंगे एक नंबर ए हो गया, और 2 नंबर ए हो गया। 3 नंबर हम देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। इसका जो मान होता है 0.03% होता है। इसको आप लोगों को याद, 3 नहीं इसको 4 रखिए दोस्तों। क्या? 4। क्योंकि इसको 4 में क्यों रख रहा हूं, आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे कि 0.034% ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं पे 0.033% लिखा होता है। तो याद रखेंगे ये जो मान है ना बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या दोस्तों? आर्गन। क्या आता है? आर्गन आता है, जिसको AR से दर्शाते हैं। इसकी मात्रा 0.93% होती है। इसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में गैसों का वितरण आप लोगों ने देख लिया, आप लोग स्थल मंडल में तत्वों का वितरण देख लिया, और अभी आपको मैं लगे हाथ एक चीज और यहीं पे बता दे रहा हूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसें,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसों का जो वितरण होता है, मतलब मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें होती कौन है, याद रखेंगे। मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे, वो आपका CO2 होता है, आपका CH4 होता है, और इसके बाद आपका N2O होता है, और इसके बाद आपका CFC होता है। देखिएगा, कई बार प्रश्न बना है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर चारों में से आपको मिल जाए ना, तो वही आपकी क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैसें होती है। अब देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों से प्रश्न ये बनता है ना कि याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। आपसे प्रश्न घुमा देगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है, तो ग्रीन हाउस गैसें ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, याद रखेंगे, सूर्य से प्रकाश किरणें जो होती है ना, सूर्य की प्रकाश किरणें जब ये चलती है तो यह वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन यही ग्रीन हाउस जैसे क्या होती है ना कि एक लेयर बना देती है, और यह सूर्य की प्रकाश किरणों के जो उष्मा होती है ना, अंदर तो आने देती है, लेकिन जो पृथ्वी की जो वायुमंडल की उष्मा है ना, एक ग्रीन हाउस जैसे लेयर बनके इस उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। इस कारण आपका पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट, वायुमंडल है, वह गर्म हो जाता है, और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें हमको कवर नहीं करना, हम लोग प्रैक्टिस काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आज की वीडियो का हम लोग दोस्तों देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जीव, याद रखेंगे, यहाँ पे दिया है जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, यही आपको बताना है। यहाँ पे स्थल मंडल के रूप में हम जानते हैं, कि जल मंडल के रूप में जानते हैं, कि पारिस्थितिकी के रूप में जानते हैं, कि इकोटोन के रूप में जानते हैं। नहीं, इकोटोन तो ये नहीं होता। इकोटोन में क्या होता है कि दो पारिस्थितिकी समुदाय के, याद रखेंगे, जो समूह आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने वाला जो संकटकालीन क्षेत्र होता है ना, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। लेकिन इकोटोन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पारिस्थितिकी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इकोलॉजी बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। प्रश्न यहां से कई कई बने हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, याद रखेंगे, आप लोग हमको बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों क्या है, वह सूर्य है। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। यहां से प्रश्न आपके ये बनते हैं, इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, और मुझे याद भी आ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ना, याद रखेंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखेंगे, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में आपसे पूछे और इससे प्रश्न यहां से बनता है, क्या बनता है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मुख्य रूप से दो होते हैं, ठीक ना। वैसे तो आप लोग तरह तरह की बुकें हैं, राइटर की तरह तरह के घटक को जोड़ दिया है, लेकिन दो घटक को मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। एक होगा आपका जैविक जैविक घटक, और एक होगा दोस्तों आपका अजैविक घटक, ठीक ना, अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होगा, आपसे प्रश्न बनेगा और प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि निम्न में से जैविक घटक कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में जैविक घटक जब आपको चूज करना है ना, देखिएगा किसमें जीवन पाया जा रहा है, ठीक ना। अगर जिसमें जीवन पाया जा रहा है वो जैविक घटक है, और जिसमें जीवन नहीं पाया जा रहा है वह अजैविक घटक है। अगर आप ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग इसको पहचानने से देखिए कि किसके अंदर प्रजनन, श्वसन, ऐसी क्रियाएं, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं हो रही है, वह जैविक घटक होगा, और जिसके अंतर्गत ऐसी क्रियाएं नहीं हो रही है ना, वो दोस्तों क्या होगा, वह आपका अजैविक घटक होगा। इस तरह चीजों को आप लोग पहचान पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए आज की वीडियो का 5 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। याद रखेंगे, सबसे बढ़िया स्रोत विटामिन ए का कौन सा है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। गाजर है, कि बैगन है,
कि आपका नींबू है कि आपका चावल है। सबसे बढ़िया स्रोत विटामिन ए का आपको बताना है। अगर देखिएगा तो आपको प्रत्येक चीजों को देखिए ना, बैगन में नहीं पाया जाएगा, चावल में नहीं पाया जाएगा, नींबू में तो विटामिन सी पाया जाएगा, खट्टा इसमें भी नहीं पाया जाएगा। एक गाजर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है ना, वो कौन सा होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाजर होगा, और गाजर को लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम प्रत्येक चीजों को वन बाय वन करके कवर करेंगे, और चीजें आपके सामने मिलेगी कि जो विटामिन है मुख्य रूप से पूछता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विटामिन ए पूछे तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बी1 जिसका नाम थायमिन होता है, तो इसको याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, और इसकी पूर्ति के लिए हमें खट्टे खट्टे पदार्थों को खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी, जो याद रखेंगे रिकेटस सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और याद रखेंगे जो ई है ना, याद रखेंगे विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई की कमी से प्रजनन में कमी होती है, याद रखेंगे। और विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होता है, ब्लड बहुत ज्यादा बहता है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न एक दो चीज और बन जाता है। प्रश्न ये बनता है ना, याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती है। मतलब देखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलती है, और याद रखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के ये किसमें घुलती है दोस्तों? तो वसा में घुलती है। इस चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये बनता है ना कि सब्जी को काटने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो सब्जी को काट के धुलने से, याद रखेंगे सब्जी को काट कर धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो ये जो याद रखेंगे बी और सी में ही कोई विटामिन होगी जो नष्ट होगी, और सब्जी को काट कर धुलने से विटामिन सी हमारी क्या होती है दोस्तों? नष्ट हो जाती है। ये बात को याद रखेंगे। चावल को धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो विटामिन बी, और इसके अंतर्गत जाएंगे तो विटामिन बी1 जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, जो चावल को धुलने से ये विटामिन आपकी नष्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चाओं में प्रश्न रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आज की वीडियो का 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता नेता कौन थे? ये आपको बताना है। तो जो आपका नर्मदा, याद रखेंगे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता नेता कौन थे? तो नर्मदा नदी पर ये आंदोलन हुआ था, पहली बात तो ये याद रखना है। सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध बना था, और इसी के विरोध में ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और याद रखेंगे इसके जो नेता या प्रणेता बोलिए, जो भी बोलिए, ये मेधा पाटकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा, ये आपके लिए काफी काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं। आंदोलन को आप लोगों ने खूब बढ़िया तरीका से देखा होगा, और यूपी टेट में आंदोलन भर भर के पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण की बात करें दोस्तों, तो याद रखिए ना, चिपको आंदोलन। चलिए बताइए, कई बार पूछा है चिपको आंदोलन कब, कहां, किसने स्टार्ट किया, ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था? चिपको आंदोलन दोस्तों याद रखेंगे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। कहां पे दोस्तों? तो उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव, याद रखेंगे। वहां के जो समुदाय थे वह पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, और उनका कहना था कि पेड़ काटने से पहले मुझे काटो या मुझे मृत्यु को प्राप्त कराओ। तो यही आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और चिपको आंदोलन बन गया एक बड़ा आंदोलन। और ये उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव से स्टार्ट हुआ था, और सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? प्रणेता थे। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, क्या छोड़ता है? तो जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है, कि आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है। क्या छोड़ता है आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो कोयला होता है, याद रखेंगे इसको काला सोना के नाम से भी जानते हैं। और कोयले की बात करें तो याद रखेंगे सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। क्या कौन सा कोयला? एंथ्रासाइड होता है।
होता है। यह कोयला जब जलता है तो बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है इससे। याद रखेंगे सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब कोयला जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि दो क्षेत्रों के बीच, याद रखेंगे दो क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे जहां पे दो क्षेत्र आपस में जुड़ते हो और उनके बीच अगर संक्रमण क्षेत्र पाया जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि दो क्षेत्र ऐसे जुड़ेंगे तो इनका एक क्षेत्र होगा, इसी को संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है कि यहाँ पे नेरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है। तो आपको बता दें जो नेरी है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के नागपुर में स्थित है। कहां पे दोस्तों, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न एक आ रहा है आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न कि जो आपका ऑलिव कल्चर होता है, ऑलिव कल्चर डॉट डॉट से संबंधित है। किसे, सब्जियों की खेती को हम लोग ऑलिव कल्चर बोलते हैं, कि फलों की खेती को बोलते हैं, कि मत्स्य पालन को बोलते हैं, कि सजावटी पौधों की खेती को बोलते हैं, किसको बोलते हैं आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे जो ऑलिव कल्चर होता है ना,